मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के साइंस के 80 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके 10वीं के मैट्रिक फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल दोस्तों आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा और देखिए कि आप लोग यहाँ से कैसे कैसे सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला ही सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन उपधातु है। इनमें से कौन उपधातु है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो एंटीमनी होता है वह उपधातु होता है। और यहाँ पर लोहा है, Fe का मतलब कि लोहा हो जाएगा, Cu का मतलब कॉपर हो जाएगा, तांबा हो जाएगा और Na का मतलब निकेल हो जाएगा। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या दोस्तों टोटल 4 होती है। अगला सवाल है कि पीतल क्या है। पीतल क्या है तो पीतल एक मिश्र धातु होता है। पीतल तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु होता है। अगला सवाल है इनमें से कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ जो लिखने का तात्पर्य होता है आप में से बहुत सारे छात्रों को अभी भी मालूम नहीं रहता कि ये क्या लिखा है। यानी कि ये जो सवाल है 2014 में पूछा है, 2019 में, 2019 में, 2022 में, 2024 में, यानी कि 5 बार आपसे परीक्षा में पूछ चुका है। यानी कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन होता है। तो श्वसन के फलस्वरूप अंतिम में जो बचता है वह कार्बन डाइऑक्साइड बचता है और जल बनता है। अगला सवाल है इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। 2025 के सेकेंड शिफ्ट ने पूछा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो जो मृदा है वो भी प्राकृतिक है, जल है ये भी प्राकृतिक है और वन है ये भी प्राकृतिक है। यानी कि सब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मृदा जल वन सब प्राकृतिक संसाधन है। अगला सवाल है कि ग्रहणी भाग होता है। ग्रहणी किसका भाग होता है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। अगला सवाल है इनमें से कौन आवर्धक शीशा कौन है। इनमें से आवर्धक शीशा कौन होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है वो आवर्धक शीशा होता है। अगला सवाल है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और NH3 में नाइट्रोजन होता है 1 और हाइड्रोजन होता है दोस्तों 3। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 1:3। आप लोग ऑप्शन नंबर डी मार के मत आ जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 3 होती है, O3 होता है। अगला सवाल है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन ये सब के सब अक्रिय तत्व के अंतर्गत आते हैं। ये लास्ट वाले श्रेणी में रखा गया है। अगला सवाल है कि लेंस की फोकस दूरी और क्षमता के बीच में क्या संबंध है। तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की फोकस दूरी है वो आधी होती है। यानी कि P बराबर हो जाता है 1/f। यानी कि जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि भागा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। अगला सवाल है कि अष्टक का नियम किसने दिया था। तो अष्टक का नियम किसने दिया था। तो न्यूलैंड के द्वारा अष्टक का नियम दिया गया था, जबकि त्रिक का नियम डोबराइनर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो उसकी तीव्रता कम बनेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल में होता है। तो पहला में होता है K, दूसरा में होता है L और तीसरा में M और चौथा में होता है N। तो यानी द्वितीय आवर्त में L सेल रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अभिक्रिया, यहाँ पर तीर का निशान है, H2O और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में तीर का निशान दिया गया है, तो यह कौन अभिक्रिया है। तो हम आपको बताए हैं, यदि नहीं भी बताएं तो याद रखिएगा कि जब 1 + 2 मिलकर जब 3 हो जाएगा, यानी कि जब 2 चीज मिलकर एक नया चीज का निर्माण कर देगा तो उसे आपको हमेशा संयोजन अभिक्रिया कहना है। यानी कि 2 मिलकर एगो नयका का बना रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा।
अगला सवाल है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 गो परमाणु होते हैं। अगला सवाल है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो कुछ बादलों का रंग उजला उसके प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होना चाहिए? तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत पर होना चाहिए। अगला सवाल है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम जब भी प्राप्त किया जाता है, श्वेत प्रकाश को प्राप्त किया जाता है, तो वहां पर प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के रेटिना पर बनाया जाता है। अगला सवाल है कि जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन अधातु है? आधातु नहीं, अधातु। इनमें से कौन अधातु है? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अधातु के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? 2025 का प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है कि मेरुरज्जु के आघात से कौन सी बीमारी होती है? तो मेरुरज्जु के आघात से लकवा नामक बीमारी होती है। अगला सवाल है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगला सवाल है कि खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है। अगला सवाल है कि फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो फल पकाने वाले हार्मोन का नाम एथिलीन है, जिसे एथाइलिन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा फल पकाने वाले हार्मोन का नाम एथिलीन होता है। अगला सवाल है इनमें से नर युग्मक कौन है? इनमें से नर युग्मक कौन है? तो जो शुक्राणु होता है वह नर युग्मक होता है। अगला सवाल है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? तो मानव मादा के जो जनन तंत्र का भाग नहीं है वह है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल है कि एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है? इनमें से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो जो पपीता होता है वह एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है। अगला सवाल है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों के पुष्पों के नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? तो फूलों के नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। अगला सवाल है कि घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में परिवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें ना प्लस रहता है ना माइनस रहता है, यानी कि उसका नाम होता है कुंडली। कुंडली में ना धन रहता है ना ही ऋण रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बोरान का परमाणु भार कितना होता है? तो बोरान की परमाणु संख्या होता है 5 और इसका द्रव्यमान हो जाता है B511। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सभी लोग को मालूम होना चाहिए क्योंकि 3 बार आपसे सवाल पूछ चुका है। तो सोना की परमाणु संख्या होता है 79, 79 होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉनसन के द्वारा जीन शब्द प्रस्तुत किया गया। अगला सवाल है कि समजात अंग के उदाहरण कौन है? तो समजात अंग के उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। ये भी 3 बार आपसे परीक्षा में पूछा है कि समजात अंग के उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। अगला सवाल है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो याद रखिएगा सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछे तो सबका उत्तर क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। मीथेन को ही सरलतम हाइड्रोकार्बन या क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, अरे संतृप्त हाइड्रोकार्बन मीथेन नहीं होता भाई साहब, हम गलती आपको थोड़ा सा बता दिए। एल्केन होता है, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है, जबकि सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन को बोला जाता है। यहाँ पर एन लगा तो हम समझे कि यही हो जाएगा ना। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है जबकि सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन को बोला जाता है। इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है घटक वो मीथेन होता है।
अगला सवाल है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जो जल विद्युत संयंत्र होता है, आप लोग पढ़े हैं तो इसका जवाब दे सकते हैं। तो जो जल विद्युत संयंत्र होता है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला सवाल है ओजोन का अणु सूत्र क्या कितना होता है। ये देखिए 3 बार परीक्षा में पूछ चुका है। ओजोन का अणु सूत्र O3 होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। इनमें से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो जो DDT होता है वह जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है। अगला सवाल है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग इसका आंसर बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा कि हरे पौधे को क्या कहते हैं। तो हरे पौधे को उत्पादक कहते हैं। अगला सवाल है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो तत्व की परमाणु संख्या कितना होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहता है उसी को आपको जोड़ देना है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 17। अगला सवाल है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो सल्फर की परमाणु संख्या होता है 16। यदि हमको तोड़ेंगे तो 2 8 हो जाएगा 6 और इसके लास्ट में 6 आया है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि इनमें से कौन वन पर आधारित उद्योग है। लाख उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, इनमें से सभी, यानी कि सबके सब क्या हो जाएंगे वन पर आधारित उद्योग है, चाहे लाख उद्योग हो, कागज उद्योग हो या लकड़ी उद्योग हो। अगला सवाल है इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जो जीवधारी लोग होते हैं, जबकि वायु, मृदा, जल ये सब के सब क्या है प्राकृतिक संसाधन का अंतर्गत आता है, जबकि जीवधारी जो होते हैं या प्राकृतिक संसाधन नहीं होते हैं। अगला सवाल है कि स्वच्छ जल का pH मान कितना होता है, यानी शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ना कि 7 ले कम, ना 7 ले अधिक, ना 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्यों। क्योंकि वह शोषित करता है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्यों। क्योंकि वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बचाता है। अगला सवाल है कि कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है। कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो जो शीशा होता है वह ऊष्मा का कुचालक होता है, बाकी सभी क्या है ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन अधातु है। इनमें से कौन अधातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कार्बन होता है, इसे अधातु श्रेणी में रखा गया है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन उपधातु है। इनमें से कौन उपधातु है। तो ये पूछा गया सवाल है। जो जर्मेनियम होता है वह उपधातु होता है, जबकि कार्बन जो होता है वह अधातु होता है। अगला सवाल है कि इनमें से किस धातु का अयस्क जिंक प्लेट है। जिंक प्लेट किस धातु का अयस्क है। तो नाम में है जिंक प्लेट, तो जिंक का ये अयस्क हो जाएगा। अगला सवाल है कि सभी हरे पौधे हरे क्यों होते हैं। सभी जितने भी पौधे होते हैं वो हरे क्यों होते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल के कारण वो हरे होते हैं। अगला सवाल है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, जबकि जो गहना बनाने वाला सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है, यानी कि 22 कैरेट के सोना से गहना बनाया जाता है, जबकि जो शुद्ध सोना होता है, प्योर सोना होता है, वो 24 कैरेट का होता है। अगला सवाल है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। अगला सवाल है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहा जाता है, प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किरण पुंज भी हो जाएगा, प्रकाश पुंज भी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या होता है दोस्तों 26। अगला सवाल है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन होता है। तो हाइड्रोजन ग्रुप किसे कहा जाता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों को हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है। और इनमें सबसे जो अधिक अभिक्रिया करता है उसका नाम फ्लोरीन है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता इसकी घट दी जाती है, यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, फ्लोरीन होता है। अगला सवाल है कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। जो घास है, पुष्प है, चमड़ा है, ये सब के सब क्या है, जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, जबकि प्लास्टिक अजैव है। स्टील, केक तो ठीक है, स्टील अजैव है, शीशा अजैव है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। अगला सवाल है कि लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है, और ऐसा ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है।
अगला सवाल है कि बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है? तो सांद्र H2SO4 को बैटरी अम्ल कहा जाता है। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। अगला सवाल है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहा जाता है, यौना आरंभ कहा जाता है। अगला सवाल है हाइड्रीला पाया जाता है। तो हाइड्रीला दोस्तों पाया जाता है जल में। हाइड्रीला जो होता है जल में पाया जाता है। अगला सवाल है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहा जाता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहा जाता है। अगला सवाल है विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव कैसा होता है? तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट का जो द्रव होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस धातु से सोलर सेल बना होता है? किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन से सोलर सेल बना होता है। अगला सवाल है कि ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो ड्यूरालुमिन जो होता है वो एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है। अगला सवाल है कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं? तो कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख ये समृद्धि होते हैं जिसे हम लोग समरूप अंग भी कहते हैं। अगला सवाल है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र कितना होता है? तो सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र NaPO4 होता है। यदि आपको सूत्र बनाने आता है तो बढ़िया, नहीं तो याद रख लीजिए कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र NaPO4 होता है। अगला सवाल है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है, यहाँ से टोटल 80 सवाल क्या होता है दोस्तों हम लोग का समाप्त होता है। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।